हेलो गाइज। ये हिस्ट्री क्लास है और ये डिस्प्ले पर जो बुक लगाया गया है या बुक है या महेश वर्णवाल की हिस्ट्री की बुक है और इसी को बेस बनाकर हम इस क्लास को तैयार कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम इस पुस्तक की एक एक बात को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्या होना बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपसे ज़रूर कहेंगे कि पहले देख लीजिए, उसके बाद जो भी मन में आए उसको आप फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है, चैप्टर का नाम है हड़प्पा सांस्कृतिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता। बहुत ऐसा लोग है जिसको सबसे पहले सभ्यता क्या होती है ये पता नहीं चलता है, संस्कृति क्या होती है ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम समझते हैं। संस्कृति का मतलब सिंपली भाषा में बोला जाए ना तो रीति रिवाज। अब रीति रिवाज को सिंपली समझा जाए ना तो जैसे हम दीपावली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, ये सब जितना पर्व त्योहार रीति रिवाज मनाते हैं, अपने से बड़े को इज्जत करते, ये सब हमारी संस्कृति है। और जो सभ्यता है ना, सभ्यता का मतलब हुआ कि कौन वस्तु है जिसका हम उपयोग करते हैं। अब मेरे ख्याल से आप इस चैप्टर का हेडिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे आज हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं, वह एक वस्तु है। ट्रेन का उपयोग करते हैं, वह एक वस्तु है। तो वस्तु सीधे सभ्यता से जुड़ती है। यहाँ पर चैप्टर में बोला जा रहा है कि आप जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसकी सभ्यता कांस्ययुगीन है। इसका मतलब यही हुआ ना कि इस सभ्यता के लोग कांसा का उपयोग करता था। अब कांसा तो आप समझिए होइएगा, कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो तांबा प्लस में टीन को मिलाने से बनता है। तो इस सभ्यता के लोग कांसा का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता रखा गया है। और संस्कृति हड़प्पा रखा गया है क्योंकि इसकी जानकारी हड़प्पा से मिली थी। वैसे बात करें तो इसकी सांस्कृतिक है ना ताम्रपाषाण कालिक है, क्योंकि इसकी रीति रिवाज ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे ना उनके रीति रिवाज से मिलती है। जिस तरीका से जिस जीवन शैली में वह जीवन यापन करते थे ना, वो जीवन शैली यहाँ भी मिलती है, लेकिन थोड़ा अंतर के साथ। अब थोड़ा अंतर क्या है कि शुरुआत में ही वो मिलती है, जब यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो नहीं मिलती है, इसकी अलग हो जाती है रीति रिवाज। इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता पनपी है तो यह ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता से ही इसकी पनपी है, इसकी शुरुआत हुई है। तो मेरे ख्याल से इतना बात आप समझे होइएगा। अब चलिए देखते हैं पुस्तक क्या क्या बोलती है, उसके बाद हम इसके एक एक बात को ऑपरेशन करेंगे। सुनिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार के बारे में। अब भौगोलिक विस्तार शब्द का अर्थ पहले आपको मालूम होना चाहिए। भौगोलिक का मतलब भूमि होता है और विस्तार का मतलब फैलाव होता है। टोटली बोले तो ये सभ्यता भूमि पर कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसी के बारे में यहाँ पर बात होगी। बोला जा रहा है कि ये संस्कृति का जो उदय हो रहा है ना, ये ताम्रपाषाण कालिक पृष्ठभूमि से हो रहा है। कहने का मतलब समझे आप, यूं ऐसा समझिएगा ना कि पृष्ठभूमि का मतलब होता है आधार। इसकी जो शुरुआत हो रहा है ना, इस सभ्यता की जब शुरुआत हो रही है ना, तो उसकी संस्कृति एकदम ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से मिलती है। वही बात यहाँ पर मिला बोला जा रहा है कि इसकी जो उदय हो रही है ना, वह ताम्रपाषाण कालिक पृष्ठभूमि में हो रही है।
कहाँ पर उदय हो रही है ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। अब पश्चिमोत्तर भाग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ आज गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। चूंकि उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो इसमें पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। वहीं पर क्या होती है ना, इसकी उदय होती है। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता है या कांस्य युगीन है। इसका मतलब वहाँ के लोग कांसा का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इसकी सांस्कृतिक ताम्रपाषाण कालिक है। अब अभी यहाँ पर प्राक हड़प्पा की बात हो रही है, मतलब शुरुआती हड़प्पा की जो सांस्कृतिक थी वह ताम्रपाषाण काल के लोगों की संस्कृति के समान थी। लेकिन इस सभ्यता जब परिपक्व हो जाती है तब इनकी सांस्कृतिक उन लोगों की संस्कृति से थोड़ा अलग हो जाती है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसकी नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा, कोई और संस्कृति क्यों नहीं पड़ गया। तो इसका कारण यही है कि इस सभ्यता की जानकारी जो मिली थी ना, वह सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर जब खुदाई हुई थी ना तभी मिली थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। तो बोला जा रहा है कि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। आप तो जानते होइएगा कि इस संस्कृति से संबंधित बहुत ऐसे स्थल की खुदाई हुई है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यदि धौलावीरा की खुदाई हुआ रहता तो इस सभ्यता का नाम धौलावीरा सभ्यता रख दिया जाता, जबकि धौलावीरा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता सेम है। तो मतलब यही हुआ कि कोई वस्तु पहली बार जिस घर में मिली, जिसके यहाँ मिली, उसका ओनर वही हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर हड़प्पा इसका नाम क्यों रखा गया था। आगे बोला जा रहा है कि इसकी खुदाई कैसे हुई। तो यहाँ पे जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, आपको मालूम होगा कि एक अंग्रेज का गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत में, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। यही क्या कर रहा है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कर रहा है। और स्थापना कर रहा है तो 1901 ईस्वी में ये क्या कर रहा है ना, हर विभाग का एक क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसको हिंदी में महानिदेशक बोलते हैं। उसी पर पद पर यह क्या करता है, जॉन मार्शल को नियुक्त करता है। और जब पुरातत्व विभाग है तो भारत में होने वाले पुरातत्व संबंधित सभी खोज इसी विभाग के पास रहेगी। यही जॉन मार्शल को पता चला कि उस क्षेत्र में क्या है ना, पुराने पुराने घर हैं। वो अपने पूरा लेबर दल लेकर पहुंच गया खुदाई कराने के लिए, और खुदाई स्टार्ट करा दिया सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का, जिसमें मुख्य उसका कारीगर था वो कौन था, हड़प्पा के लिए था राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहन जोदड़ो के लिए था, वह था कौन, रखालदास बनर्जी। ये राय बहादुर दयाराम साहनी है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करता है। और दयाराम जो रखालदास बनर्जी है ना, ये 1922 ईस्वी में मोहन जोदड़ो की खुदाई करता है। और जब इन दोनों स्थलों की खुदाई होती है तो भारत के इतिहास में एक नया स्वर्णिम क्या बोले ना अध्याय जुड़ जाता है कि क्या भारत का अतीत इतना प्राचीन है। लोगों को गर्व होती है। अरे बात जानकर अंग्रेजों का हवा उड़ गया था। सोच रहा था सब कि जिस भारत को हम इतना हीन समझते हैं वह भारत इतना बरस पहले इतना विकसित था। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, अब आगे बोल रहा है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में है। कहने का मतलब पंजाब तो आपको मालूम है भारत का एक राज्य है,
और सिंध का मतलब है ना कि पाकिस्तान का एक राज्य है। इसमें क्या है ना, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि परिपक्व हड़प्पा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जब सभ्यता का उदय होता है ना, तो उसकी 3 स्टेज होती है। एक शुरुआती, जहाँ से वह सभ्यता है पनपती है, और दूसरी मध्य, और एक अंतिम या फिर पूरा विकसित। जैसे एक गांव, गांव के बाद एक टाउन, और टाउन जब डेवलप होता है तो सिटी बन जाता है। तो परिपक्व का मतलब होता है पूर्ण विकसित। तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो केंद्र था ना, वो पंजाब और सिंध में है मुख्यतः। जो किस नदी घाटी में पड़ता है ना, तो सिंधु नदी घाटी में पड़ता है, और यहीं से यह सभ्यता का विस्तार होती है। मुख्य रूप से 2 दिशाओं में विस्तार होती है, एक दक्षिण की तरफ और एक पूरब की तरफ। अब आप ही बताओ कि पंजाब हरियाणा, इसके दक्षिण में कौन क्षेत्र पड़ता है? तो आपको मालूम है गुजरात पड़ जाता है, महाराष्ट्र पड़ जाता है। तो वहाँ से, पंजाब से सभ्यता फैलती फैलती कहाँ चली जाती है? दक्षिण में महाराष्ट्र तक चली जाती है। अब पंजाब से कहें कि चलो थोड़ा सा पूरब में कौन को राज पड़ जाएगा, तो दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो पूरब में उत्तर प्रदेश तक फैल जाती है। अब थोड़ा सा एक मैप की सहायता से हम देख रहे हैं कि आखिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, यही है वो मैप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की, यहाँ पर बात हो रही है किसका? तो बालूचिस्तान की। तो देखो, ये रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। जब तुमको ऊपर बता दिया गया कि इसका जो परिपक्व की स्थिति में मुख्य केंद्र था वो पंजाब था, तो तुम ही बताओ पंजाब के उत्तर में क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। पूरब में क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या पड़ेगा? बालूचिस्तान पड़ेगा। तो इतना तो तुमको याद हो गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। अब जगह का नाम तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में है मंडा, जो इसका सबसे उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जो इसका सबसे पूर्वी विस्तार है। महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जो इसका सबसे दक्षिणी विस्तार है। उसी तरह ये बालूचिस्तान, जो सिंध का एक प्रांत है, उसी में है सूतकांगडोर, जो इसका सबसे पश्चिमी विस्तार है। अब देखो, कोई भी सभ्यता होती है वह नदी के किनारे ही विकसित होती है, क्योंकि इंसान को सबसे, हवा के बाद सबसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन जाता है कि किस नदी के किनारे ये सभी जगह है। तो देखिए, जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, यह हिंडन नदी के किनारे है। जो ये दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के आलमगीरपुर ज़िले में है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्य रूप से देखें तो नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम प्रवरा नदी है, उसी के किनारे यह उपस्थित है। ये बालूचिस्तान में जो सूतकांगडर है, यह दासक नदी के किनारे उपस्थित है। जम्मू कश्मीर में जो मंडा है, जो अखनूर जिला में उपस्थित है, यह चिनाब नदी के किनारे उपस्थित है। अब एक बात पर और ध्यान देना, पूछ लिया जाता है कि नदी के लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर। तो देखो, यही है, नर्मदा नदी का ये फिगर बनाया गया है। इस पर देखो, इसके लेफ्ट साइड में है नर्मदा नदी का, चिनाब नदी का फिगर बनाया गया है, या
चिनाब नदी का। इसके किस तट पर है? तो लेफ्ट तट पर है। यहाँ पर नर्मदा नदी की किस तट पर है? तो लेफ्ट तट पर है, क्योंकि नदी ऐसे बह रही है। तो यही दो नदी प्रमुख है। ये दोनों नदी इतना छोटा छोटा है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, दोनों नदियों के लेफ्ट तट पर ही शहर है। ठीक है, शहर नहीं मतलब स्थल है। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम चलते हैं। कहाँ तक हम पहुँचे थे? हमने मैप का सहारा लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए, इसका छोटा हुआ जो भाग है आगे है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन राज आते हैं, या फिर ऐसे बोल दे कि इसका विस्तार किन किन राज्य में था। तो पंजाब, सिंध और बालूचिस्तान। बालूचिस्तान और सिंध क्या है ना, पाकिस्तान के राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इतना राज्यों में फैला था। ठीक है ना। यहाँ पर राज्य का नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अब कहीं तुमसे प्रश्न बन जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता हिमाचल प्रदेश में फैली थी? तो नहीं फैली थी। क्लियर। अब देखिए, इसका फैला उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिणी में नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में बालूचिस्तान के मकराना तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक। तो ये तो मैप से हम आपको समझा दिए हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले बैक चला जाए और एक चीज़ की बात किया जाए। यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया गया है। इस डाटा का हम एक लाइन समझा रहे हैं बस। ये स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। ये देखिए, ये पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत नहीं कहिए, पश्चिमी पंजाब कहिए। पंजाब का दो भाग है, पूर्वी पंजाब भारत में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। तो यह पश्चिमी पंजाब क्या है ना, पाकिस्तान का एक राज्य है। इसी में एक जिला है मोंटगोमरी जिला, उसी में हड़प्पा पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता, खोदने वाला, इसमें राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स से इसकी खुदाई होती है 1921 में। ये है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है ना, अन्न भंडार मिली है, जिसको हम लोग अनागार कहते हैं, जिसमें अन्न को भंडारित किया जाता है। कांस्य गाड़ी मिली है। कांस्य गाड़ी का मतलब हुआ कि कांसा से निर्मित गाड़ी, मतलब कांसा को गलाकर बनाया गया है इसको, और फिर वह ठोस बन गया है, जैसे लोहे को सांचे में ढाला जाता है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। तो देखिए, इस पुस्तक को हम सिर्फ समझाने के व्यू से पढ़ा रहे हैं, और एक लाइन में हम आपको समझा दिए कि ये सब क्या दे रहा है। अब चूंकि यह फैक्ट है तो पढ़ने के लिए हम सब पढ़ देंगे। हमको पढ़ना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उससे आपको थोड़ा भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ है। और एक सबसे बड़ी बात कि हर पुस्तक में रहता है, यहाँ तक कि लुसेंट में भी रहेगा। तो आप वहाँ से उठाइए, इसको रट जाइए, क्योंकि दूसरा चारा नहीं है। और हम यहाँ पर इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हम अब आगे अपना पॉइंट बनाएंगे काल का निर्धारण, कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके काल के बारे में हम कैसे जान पाए कि कितना बरस पहले की यह सभ्यता है। तो देखिए, दुनिया में दो चीज़ होता है। एक चीज़ को हम सजीव कहते हैं, दूसरा चीज़ को
निर्जीव कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव के बारे में। तो सजीव के बारे में वैज्ञानिकों ने शोध करके एक बात बताया है कि सजीव में और कोई पदार्थ हो चाहे ना हो, एक पदार्थ अनिवार्य रूप से होगा जिसका नाम है कार्बन। मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि कार्बन नहीं तो सजीव नहीं। आपके हमारे सभी के शरीर में कार्बन है। तो इसी कार्बन को आधार मानकर एक विधि निकाली गई जिसका नाम है कार्बन डेटिंग विधि। और इस विधि से कार्बन की आयु आंका जाता है और इसी विधि से हड़प्पा काल की तिथि की निर्धारण की गई, क्योंकि मानते हैं वहाँ अभी कोई सजीव नहीं है, लेकिन उस समय के सजीवों की हड्डी आज भी वहाँ मौजूद है और उस हड्डी में भी कार्बन है। तो इसी विधि का उपयोग करके उसकी आयु की आकलन की गई है। खैर, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। विवादग्रस्त का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक पूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, उसी को विवादग्रस्त वस्तु कहा जाता है, विवादग्रस्त घटना कहा जाता है। कोई कुछ और बोला, कोई कुछ और बोला, कोई एक निश्चित घटना तक नहीं पहुंचा। कारण देखिए, कारण क्या है कि आज भी इसका काल है एक निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है। तो कारण यही है कि यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। देखिए, बोला जा रहा है कि यदि आप इस सभ्यता को देखेंगे तो ये सभ्यता आरंभ से ही विकसित दिखाई दे रही है। अब कोई सभ्यता आरंभ से कब विकसित दिखाई देगी? जैसे मान लीजिए एक गांव है, इसमें आप फूस का घर देखिएगा ना तो कहिएगा कि इस सभ्यता का विकास हो रहा है, मतलब अपने प्रारंभिक स्टेज में है। आप फूस से जब वो धीरे धीरे छत का घर बनने लगता है तो कहेंगे कि हाँ, ये आ गई अपने मध्यवर्ती अवस्था में। और जब 2 मंजिल 3 मंजिल घर उपस्थित मिलने लगे तो हाँ, अपना यह क्या है ना, पूर्ण विकसित अवस्था में आ गए। ये जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता में कहीं फूस का घर ही नहीं मिलता है। तो कोई कैसे आकलन कर पाएगा कि इसकी शुरुआत कैसी हुई? इसमें जहाँ मिलता है तहाँ छत वाला घर मिलता है, पक्के ईंटे का घर मिलता है, जिसे पता नहीं चलता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से है। और लगता है कि जहाँ देखिए तहाँ लगता है कि अपने पूर्ण विकसित अवस्था में है। और दूसरा बात कहा गया है कि इसका ख़त्म, इसकी समाप्ति कैसी होती है इसका भी पता नहीं चलता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य लोग आए, यहाँ के लोगों के मारा पीटा मुआया और कुछ लोगों को भगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आया, लोगों को डुबा के मुआ दिया, सब जगह को मिट्टी से भर दिया। तो यही सब ऐसा कारण है जिसके कारण यह विवादग्रस्त आज भी है। खैर चलिए, विवादग्रस्त है, लेकिन उसी में कुछ महान लोगों के कथन को आधार बनाया गया है और उन्हीं के बातों को माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा। अब जॉन मार्शल कौन है आपको तो बताइए दिए हैं, जिसने हड़प्पा का खुदवाई कराया, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखिए, उन्होंने 1931 में इस सभ्यता का तिथि कितना बताया, 3250 से 2750 निर्धारित किया था ईसा पूर्व में। ठीक है ना, मतलब मोटा मोटी आज से कहें तो आज से 4700 बरस पहले। ये तो अपना बता दिया। अब बात आ रही है रेडियो कार्बन 14 के बारे में।
अब ये रेडियो कार्बन 14 क्या है, कैसे काम करता है, हम आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 बताया गया है, जो सर्वाधिक मान है। चूँकि यह वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा मान्य इसी का है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर उपटा एक बहुत बड़ा फैक्ट, इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है। जैसे इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, तो पूरा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यदि आप याद करें तो बुरा बात भी नहीं है। हम तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक बार पढ़ने से ना आपको याद होगी, इसलिए आप इसको खुद याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब चलिए हड़प्पा की 4 भौगोलिक स्थल जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसमें पहला है मंडा। मंडा के बारे में हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला में है, चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, बोलता होगा कि यार तूने पहले तो बताया कि लेफ्ट क्या है ना, चिनाब नदी के लेफ्ट तट में है, मतलब लेफ्ट किनारे पर है। तो ठीक है भाई, किनारे पर तो लेफ्ट है, लेकिन वो जो लेफ्ट किनारा है वो नदी का दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग ऊपर चला गया, उसी तरह पूर्वी पश्चिमी भाग भी होता है। तो कहने का मतलब ये बात एकदम ठीक है और आपकी समझ भी ठीक है, हेरा फेरी मत करिएगा। तो चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है, दक्षिणी में लेफ्ट राइट में अंतर होता है यार। अब देखिए, बोला जा रहा है कि यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। तो आपको तो मालूम चलिए गया है कि मंडा है यह सबसे उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन है 1982 ईस्वी में जगपति जोशी और मधुबाला ने करवाया था। तो ये जगपति जोशी मधुबाला कोई ट्रस्ट वाला आदमी नहीं है, बल्कि पुरातत्व विभाग का ये लोग मैनेजिंग डायरेक्टर था। कब? 1982 में। उन्हीं लोगों ने क्या किया था ना, इसका उत्खनन करवाया, ठीक है। अब देखिए, मंडा में है ना 3 सांस्कृतिक स्तर, प्राक सिंधव, विकसित सिंधव और उत्तर सिंधव। प्राक सिंधव का मतलब हुआ शुरुआती सभ्यता, विकसित मतलब मध्य, उत्तर सिंधव का मतलब हुआ अंतिम। तो प्राक सिंधव, विकसित सिंधव और उत्तर सिंधव, तीनों क्रम वहाँ पर दिखाई देता है। कहाँ पर? मंडा में, तीनों। आगे चलिएगा, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वह है आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के। हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन जो यमुना की एक सहायक नदी है, तो मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के किनारे है। कौन? आलमगीरपुर। इसकी खोज होती है 1958 ईस्वी में। कौन खोज कराता है? तो इसको भारत सेवा समाज द्वारा इसकी क्या होती है ना, खोज की जाती है, ठीक है ना। भारत सेवक समाज द्वारा, भारत पुरातत्व विभाग नहीं, भारत सेवक समाज द्वारा। उत्खनन कार्य है जगदत्त शर्मा द्वारा होती है और ये सबसे पूर्वी स्थल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दायमाबाद में बात करते हैं तो ये भी तो आपको मालूम चलिए गया है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। परवारा नदी के क्या है ना, लेफ्ट किनारे पर है। परवारा नदी के लेफ्ट किनारे पर, नर्मदा नदी के भी लेफ्ट पर है। देखिए, दायमाबाद सिंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सूतकांगडर के ऊपर। तो देखिए, दासक नदी के किनारे है। ये दासक नदी कहाँ है?
तो बालूचिस्तान में पड़ता है, जो मकराना तट है उसी के किनारे। ये हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया था। ये मार्क ऑरेल स्टाइन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखो यार, तू यदि मैप देखा होगा तो तुमको ऐसे दिखाई देगा ना, जैसे तुमको हम मैप दिखा रहे हैं। रुक जाओ, देखो, यही है हड़प्पा का मैप, जिसको तू देख के बोलेगा, क्या बोलेगा ना, कि एकदम हम क्लियर हैं कि ये है ना, एक चतुर्भुजकार है। लेकिन यदि तुम इसको चतुर्भुजकार आंसर दे देगा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुजकार नहीं, ये त्रिभुजकार है। ठीक है ना? तो याद रखना, ये एक कन्फ्यूजन प्रश्न है कि हड़प्पा का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र है ना, वो त्रिभुजकार है। इसका क्षेत्रफल मोटा मोटी याद कर लेना, 12,99,000। ये ना याद रहे तो बस याद रख लेना 13 लाख। अब देखो, जितना सभ्यता मिला है हड़प्पा सभ्यता, उसमें बहुत सभ्यता है जो शहरी सभ्यता है, बहुत सभ्यता है जो ग्रामीण सभ्यता है। तो अभी तक हम बात करें तो मोटा मोटी 100 से ज़्यादा ऐसे इस सभ्यता से संबंधित स्थलों की खुदाई हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात है कि उसमें मात्र 7 ही हैं जो नगर है ना, तो सब देहात है या फिर गांव है। अब 7 नगर कौन कौन है इसको देख लो। एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है, एक है चहुंदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली है और धवलावीरा है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धवलावीरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हड़प्पा तुमको मालूम है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल तो तुमको मालूम ही होगा गुजरात में है, एक कालीबंगा है, ये तुमको कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है कालीबंगा। धवलावीरा है, ये भी गुजरात में पड़ता है। बनवाली है, ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। नहीं, देखो, ये जो कालीबंगा है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा राजस्थान में, ये बनवाली हरियाणा में पड़ता है, धवलावीरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना? अब देखिए, पंजाब में जो हड़प्पा है और सिंध में मोहनजोदड़ो है। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं और एक दूसरे से यह 483 किलोमीटर दूर स्थित थे और सिंध नदी द्वारा ये लोग जुड़े हुए थे, सिंध नदी द्वारा। तो देख लो, ये जो हड़प्पा है ना, ये रावी नदी के तट पर है। ये मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंध नदी के तट पर है। यह दोनों क्या है ना, बोला जा रहा है कि सिंध नदी से जुड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये हो गया सिंध नदी, ये हो गया रावी नदी। यहाँ पर है हड़प्पा, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। तो जाने के लिए इसी तरह से ये लोग चलते थे, नदी नदी जल मार्ग से। ठीक है ना? क्योंकि उस समय तुमको मालूम है ना, गोदी बड़ा हुआ करती थी, पतन हुआ करता था। पतन का मतलब बंदरगाह। तो सिंध नदी से जुड़ा हुआ था। अब आगे बोला जा रहा है नगर योजना और संरचनाएं। तो देखो भाई, बोला जा रहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है, इसकी प्रमुख विशेषता इसका नगर योजना प्रणाली है।
नगर योजना प्रणाली का मतलब कि नगर को एक विशेष डिजाइन से बनाना। प्रणाली का मतलब ही होता है एक पद्धति, एक डिजाइन। अब कौन डिजाइन से बनाया जाता था नगर? तुम्हारे नगर का डिजाइन क्या है? कोई खास डिजाइन में तुम्हारा नगर है कि जिसको जिस तरह मन किया वैसे घर बना लिया? तो भले तुम्हारे नगर में जिसको जैसे मन किया वैसे घर बना लिया, लेकिन हड़प्पा के नगर में ऐसा नहीं होता था। वहाँ फिक्स था कि इसी रूप में तुमको घर बनाना है और उसी रूप में बनता था। ये जानकर आश्चर्य नहीं लग रहा है कि आखिर वहाँ कोई ना कोई पद्धति जरूर होगी कि लोग एक के रूप में अपना घर बनवाता था। अब कैसे रूप था इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। अब दुर्ग का मतलब समझ रहे हो, एक नगर बना लो, उसको चारों तरफ से दीवार से घेरवा लो। जैसे रामायण में देखे हो, लंका का जो राजा था रावण, उसका नगर कैसे दुर्ग से घेरा गया था, दीवार से। तो वही बोला जा रहा है कि हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, ये दोनों नगर का अपना अपना दुर्ग था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, राजा हुआ करते थे यहाँ पे। अब देखिए, नगरों में बने भवन के बारे में विशिष्ट बात, स्पेशल बात यह थी कि यह जाल, जिसका मतलब होता है ग्रिड की तरह व्यवस्थित थी। अब कितना गुड़ा का दिमाग उधर आ गया होगा कि जाल की तरह कैसे व्यवस्थित थी। तो हम बता रहे हैं, सुनो। ये हो गया रास्ता, ठीक है। फिर ये हो गया रास्ता, फिर ये हो गया रास्ता, ठीक है ना। देखो, ऐसे घर बनना स्टार्ट होता था रोड के किनारे किनारे। ये रास्ता है ना, ये देखो तो जाल की जो दो सूत एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वैसे ये भी क्रॉस कर रहा है। इसलिए ऐसे पद्धति को जाल के समान या ग्रिड पद्धति कहा जाता था। कहा जाता है, जाता नहीं था। देखिए, बोला जा रहा है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो हमने दिखा ही दिया कि कैसे समकोण पर काटती थी। और नगर अनेक खंडों में विभक्त था। तो अभी 6 खंड तो हम ही बनाए थे, तो ऐसे बनेगा तो अनेक खंडों में विभक्त हो ही जाएगा। अब देखिए, घरों के निर्माण एक सीधे में सड़क के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। अभी जो हम फिगर तुम्हारे साथ बनाए हैं, एकदम उसको माइंड में रखना। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीछे की तरफ क्यों खुलती थी, आगे की तरफ क्यों नहीं खुलती थी? ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है, तो इसके जवाब मिल जाएगी आगे तुम्हें, ठीक है ना। अब देखिए, जो भवन होते थे ये 2 मंजिला होते थे, 1 मंजिल, 2 मंजिल इत्यादि होते थे। जो घर होता था इसमें कई कमरे होते थे, रसोई घर, स्नान घर, बीच में आंगन होता था। देखो, रसोई घर, स्नान घर, ये सब शहरी सभ्यता की देन है। गांव में ये सब नहीं होता है। एक के रूम में खाना बन जाएगा, एक के रूम में तुमको पता चलेगा 2 लोग सो भी रहा है। तो शहर में होता है, इसमें किचन अलग बनता है, बाथरूम अलग बनता है। इसी सभी लक्षणों को देखकर बोला जाता है कि ये जो सभ्यता है शहरी सभ्यता है। आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो वाणिज्यिक स्थल है, वाणिज्यिक नहीं, सार्वजनिक स्थल,
सार्वजनिक स्थल है वह विशाल स्नानागार है और यह जो है यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है। इसकी जो गहराई है यह 2.43 मीटर गहरा है और इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी हुई थी। इसका मतलब समझ रहे हो। मान लो ये क्या हुआ ना, स्नानागार हुआ। यदि हम इसको उत्तर मान रहे हैं तो इसका दक्षिण भाग हो ही जाएगा। तो इस कुंड में उतरने के लिए ऐसे सीढ़ी बनाया गया था। जैसे नदी में घाट पर सीढ़ी बनाया जाता है ना, वैसे ही इधर भी सीढ़ी बनाया गया। दिशा याद रखना, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी बनाया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो स्नानागार है इसका जो फर्श पक्की ईंटों का बना है। फर्श का मतलब समझ रहे हो, निचली आधार किनारा स्विमिंग पूल है या, ठीक है ना। तथा इसके मध्य में क्या है ना, स्नान कुंड था। मतलब एकदम दिमाग में रख लो स्विमिंग पूल। अब देखिए इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए किया जाता था। आज लोग कुंभ नहाने जाता है ना, मान लो कि उस समय पर्व त्योहार में यहीं पर लोग नहाने आता था। चलिए, जॉन मार्शल विशाल जो स्नानागार है इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था और यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। कहने का मतलब कितना लोग का मानना है कि वो स्नान घर मतलब स्नान करने के लिए वो कुंड नहीं बनाया गया था, बल्कि जल पूजा होता था। वहाँ पर सीढ़ी पर से उतर कर आज भी बहुत सारे हिंदू प्रथा में नदी की पूजा होती है, जिसमें नदी में दीप जलाया जाता है ना। तो बहुत विद्वानों का मानना था कि वो स्नानागार नहीं है बल्कि जल पूजा का स्थल है। तो ये भी याद रखना सब बात। अब देखिए मोहनजोदड़ो में एक अनागार मिला है। अनागार मतलब समझ रहे हो, अरे धान चावल रखने का समझ जाओ रूम। इसकी लंबाई देख लो 45.71 मीटर है। सबसे पहले बता दे रहे हैं लंबाई चौड़ाई याद करने की कोशिश ना करना लोग। इसकी जो चौड़ाई है यह 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली है अद्भुत है। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। तो सबसे पहले सुनो का यहाँ पे बोला गया है। मोहनजोदड़ो का जो जल निकास प्रणाली है ये अद्भुत है। कहने का मतलब जो मोहनजोदड़ो है ना, उसका मान लो ये नगर का एक खंड है, तो इसके किनारे किनारे नाली बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये एक अद्भुत नहीं दिखाई दे रहा है। सभी घरों से जो छोटे छोटे नाली होती थी वह निकल कर इस बड़े नाली में क्या थी ना, गिरती थी। तो वही बोला जा रहा है कि इसकी जल जो प्रणाली है वह अद्भुत है। अब बात करें कि प्रत्येक घर, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, प्रत्येक घर में आंगन हुआ करता था। अब प्रत्येक घर में आंगन कब पॉसिबल होगा? जब घर की संरचना कुछ ऐसी हो, जैसे मान लो ये घर है तो बीच में ही ना आंगन रहेगा, तो चारों तरफ से ऐसे रूम बनाया गया हो, अब बीच में क्या होना, आंगन छोड़ा हो। तो मोटा मोटी घर की संरचना समझ जाओ, ये आंगन हो गए, इसी तरह हुआ करती थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारा घर ऐसे बनता है। आगे बोला गया कि हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनागार मिले हैं। देखो यहाँ पर
मोहनजोदड़ो में 1 अनागार मिला है, हड़प्पा में 6 अनागार मिला है। कंफ्यूज मत हो जाना सबके, किस में मिला है किस में नहीं मिला है, दोनों में मिला है। ये हड़प्पा इसमें 7 गो मतलब 6 गो मिला है, 6 अनागार है जो ईंटे के चबूतरे मतलब ईंटे के बने चबूतरे पर 2 पंक्ति में रखे गए हैं, ठीक है ना। बेर तुम लोग समझता है लोग, वही बेर है। उसके बाद देखिए प्रत्येक अनागार है ना, इसकी लंबाई 15.23 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है ये 6.09 मीटर है। हम बोल रहे हैं लंबाई चौड़ाई याद करने की कोशिश ना करना सब। आगे बोला जा रहा है कि कालीबंगा कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। अब कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में उपस्थित है। इसके घरों में क्या पाया गया ना, कुआं पाया गया है। इसका जो घरों का पानी है वो बाहर सड़क पर आता था, जहाँ इसके नीचे मोरी बनी हुई थी। मतलब घर में कुआं था, वहाँ से पानी निकलती थी, सड़क पर आती थी, सड़क पर से मोरी में जाती थी। ये मोरी जो थी ये ईंटें और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। मतलब देख लो कितना बढ़िया व्यवस्था है। जैसे मान लो ये नाली हो गया तो नाली के ऊपर से क्या किया जाता है, ढक्कन नहीं लगा दिया जाता है, वहीं लगा दिया जाता था इस पर। उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि सड़क की इन मोरियों में नरमुख अर्थात मेन होल भी बने होते थे। अब मेन होल क्या करेगा, पानी को तेजी से खींच लेता है। मेन होल समझना चाहिए क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं। जैसे मान लो ये नाली हो गई, ठीक है ना, तो नाली हो गई तो ऐसे इसमें एक मेन होल बना दिया जाता है जो पानी को जल्दी खींच ले, ठीक है ना। ये बहुत आसान चीज़ है। अब कृषि के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में जो सिंधु प्रदेश है ना, इसमें पहले की अपेक्षा बहुत कम बारिश होती है। कहने का मतलब है कि जिस समय यह सभ्यता बनी थी, उपस्थित थी, उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता था। अरे बारिश होता था तभी ना बोला गया है कि बाढ़ से डूब गया, तो इसी से लिंक कर लो। इसलिए प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं रहा। अब देखो, कम बारिश होगा तब भी खराब है, ज़्यादा बारिश होगा तब भी खराब है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगा तो हमेशा बाढ़ रहेगा, तो फसल कब भाई तुम उपजाएगा। वहीं बोला गया है कि इसलिए प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा, अब नहीं रहा। मतलब उस समय उपजाऊ था, उपजाऊ नहीं रहा। अब देखिए, यहाँ के समृद्ध देहातों और नगर को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश काफ़ी उपजाऊ था। प्राचीन काल में और गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ पर क्या किया गया था ना, पक्की ईंटा की दीवार बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं जौ काट लेते थे, ठीक है ना। देखो, चावल का ज़्यादा खेती वहाँ पर नहीं होता था, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि कालीबंगा जो है, यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के जो कूड़ का मतलब हल रेखा देखे गए हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। हल से वहाँ पर खेती हुआ करती थी, ठीक है ना। ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, मतलब कालीबंगा से मिला है क्या चीज़?
हल रेखा मिली है, हल रेखा। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 9 प्रकार की फसलों का उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञात था। वे 2 किस्म के गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। देख लो, चावल का नाम मत लेना। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसलिए यूनानी लोग इसे क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं, सिंडन। अब देखो यहाँ पर चावल का उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी जो गुजरात में, यहाँ से रागी की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब कुछ लोगों मन में डाउट हो गया होगा कि चावल का साक्ष्य कैसे मिल गया। तो देखो यार, चावल का साक्ष्य दूसरा जगह से चावल लाने से भी मिल जाता है, लेकिन खेती की बात तो नहीं बोला है। गन्ना की कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी से रागी के विषय में साक्ष्य मिला है। ठीक है। सिंधुवासी हल का प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते खेत तथा उसमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिली है। तो याद रखना, कहाँ पर कालीबंगा की बात हो रही है, हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला है, उसमें सरसों की खेती की साक्ष्य मिली है। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान एवं भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाले, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। खिलौना हल समझ रहे हैं? मतलब बच्चे को खेलने के लिए क्या किया जाता था ना, मिट्टी का खिलौना हल के रूप में बना दिया गया था। वही मिला है, एक चोलिस्तान और एक बनवाली से। उसके बाद पशुपालन की बात हो रही है, तो यहाँ से हम अगले क्लास में ला देंगे।